क्या ये नहीं लगता कि भाई एक नाम बोल दिया ऑडियो से, ऐसा ही ऑडियो पेपर लीक के मामले में भी हुआ था। अब हमें तो ये लग रहा है कि ये कोई क्या है कि पेपर लीक में भी इसी प्रकार का ऑडियो बनाया जाता है, उसके बाद हंगामा किया जाता है। इसके बाद जो है कुछ लोग कहीं ऐसा तो नहीं कि बेटी अंकिता को बार बार उसकी आत्मा को इस तरह से करके राज्य के अंदर एक माहौल खराब करके अपनी राजनीतिक जमीन। और जिन लोगों ने ऑडियो पर बात की है उनसे भी बात करने का पुलिस ने प्रयास किया है। अच्छा होगा कि वो सब लोग अपना ऑडियो जो उन्होंने बोला है उसकी कुछ सत्यता वहां पर आ जाए, और सत्यता आते ही हमने कहा है कि हम सभी प्रकार की जांचों के लिए भी तैयार हैं। आज ऑडियो में वो एक नाम ले रहे हैं, कल को किसका नाम लेंगे, तो इसलिए सारी सत्यता, सारी जो जांच परख है, एफएसएल है, उसका करवाने के बाद हमने कहा है कि हम किसी भी कीमत पर अगर कोई दोषी होगा तो बिल्कुल छूटने वाला नहीं। समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर एक ऑडियो के आधार पर इतना बड़ा बवंडर राज्य के अंदर किया जा रहा है। हम भी राज्य के अंदर काम करते हैं, उनके बारे में कहाँ है करके। तो आप भी मदद करिए ना हमारी, हम तो पकड़ ही रहे हैं उनको, हम पकड़ ही रहे हैं उनको। आप बताइए ना, पुलिस ढूंढ रही है ना, आपको पता है रोज उनके घर में नोटिस दे रही है, जगह जगह छापेमारी हो रही है, जगह जगह जा रही है, देश के अंदर उनके मोबाइल लोकेशन निकाली जा रही हैं, तो कहीं आपको भी जरूर हो तो बता दीजिए। क्योंकि सरकार और संगठन दोनों ही साथ में है, तो प्रदेश में बड़ा विषय चल रहा है अंकिता भंडारी हत्याकांड, उसको लेकर अपडेट क्या है? देखिए, ये जो प्रकरण है ये बहुत ही संवेदनशील है, और हम सब लोगों के लिए, क्योंकि राज्य की दृष्टि से हम सब की बेटी बहन जो भी उस समय में घटना हुई वो बहुत ही हृदय विदारक घटना थी, और हम सब लोग बहुत आहत हुए। क्योंकि मैं उस समय भी राज्य के मुख्य सेवक के रूप में था, और मेरे को जैसे ही जानकारी मिली, क्योंकि मरुड़ आपने पूछा है तो मुझे बताना चाहिए, कई सारे मीडिया के मित्रों ने बीच में ये भी कहा कि मैं इसमें बात भी नहीं कर रहा हूँ। अच्छा हुआ आपने पूछ लिया, क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस कुछ और थी, लेकिन ये महत्वपूर्ण विषय है, ये सबके ध्यान में आना चाहिए। और तो जैसे ही मेरे को मालूम चला, सूचना आई कि इस प्रकार की घटना हुई है, हमने तत्काल पुलिस विभाग को, अन्य प्रशासन को तत्काल कहा कि जैसे भी होता है सब जो भी इसके आरोपी हैं या जिनके ऊपर आरोप हैं उनको तत्काल गिरफ्तार किया जाना चाहिए, कोई पकड़ से बाहर नहीं जाना चाहिए। और तत्काल उन सभी वो 3 के 3 जो आरोपी थे उस समय के, वो तीनों को गिरफ्तार किया गया। और जिस स्थान पर उन्होंने बताया वहां से बॉडी को रिकवर किया गया। फिर जो कार्रवाई होती है, समस्त औपचारिकताएं जो कानूनी रूप से होती हैं वो पूरी की गई, और पूरी करने के बाद तत्काल ही हमने महिला आईपीएस अधिकारी के चेयरमैनशिप में, या कहिए उनके नेतृत्व में, एक कमेटी का गठन किया, एसआईटी जांच का गठन किया, और एसआईटी ने अपनी पूरी जांच करी, हर एक पहलू पर जांच करी। परिवार के लोगों से भी एसआईटी मिली, अन्य लोगों से भी मिली, जिन लोगों को भी इस केस के बारे में जो भी जानकारियां थी, और इसमें विज्ञापन भी निकाला गया, अखबार में भी दिया गया, संचार के माध्यमों से बताया भी गया, किसी के पास भी अगर कोई जानकारी हो तो वो एसआईटी को उपलब्ध कराए। और पी रेणुका देवी उस समय उस एसआईटी को हेड कर रही थी, जो अभी सीबीआई में ही कार्यरत हैं। यहाँ से उनका सीबीआई में ही जो है, इसके बाद डेपुटेशन से वो हमारे राज्य के अधिकारी हैं, यहाँ के कैडर की हैं, लेकिन अब सीबीआई में काम कर रही हैं। और एसआईटी ने पूरी काम करने के बाद, उसके बाद उसमें कई सारे पहलू आए बीच में। बहुत सारे लोगों ने कहा कि भाई इसमें जानकारियां ये भी होनी चाहिए, कुछ और जुड़ना चाहिए। उन्होंने कहा जिसके पास में जो भी जानकारी है हमको दे दे, या न्यायालय में दे दे, जहां भी देना दे। अंततः लोग सीबीआई की जांच के लिए उस समय में न्यायालय में भी अर्जी लगाई गई, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सभी लोगों ने उसको सुना। सुप्रीम कोर्ट ने भी, हाई कोर्ट ने भी, और जो सेशन कोर्ट है वहां पर इस पर लगातार कार्रवाई चलती रही। और
जो मजबूत पैरवी थी, उसी मजबूत पैरवी का परिणाम था कि उन्हीं तीनों आरोपियों को आजीवन कैद की सजा सुनाई गई। अब इधर एक प्रकरण ये आया है कि ऑडियो एक आया है और ऑडियो में उन्होंने कई लोगों के नाम लिए हैं अलग अलग प्रकार से, और हमने कहा कि भाई ऑडियो की जांच करी जाए और जांच के लिए जो है एक एसआईटी का गठन भी कर दिया गया इसमें। और जिन लोगों ने ऑडियो पर बात की है उनसे भी बात करने का पुलिस ने प्रयास किया है। अच्छा होगा कि वो सब लोग अपना ऑडियो जो उन्होंने बोला है उसकी कुछ सत्यता वहां पर आ जाए, और सत्यता आते ही हमने कहा है कि हम सभी प्रकार की जांचों के लिए भी तैयार हैं। हम कहीं पर ऐसा नहीं है, क्योंकि हम भ्रम की स्थिति भी राज्य के अंदर नहीं बननी चाहिए, और हमारा ऐसा ट्रैक रिपोर्ट रहा है कि अगर कोई गलत काम करेगा, कहीं भी कोई दोषी होगा, तो किसी कीमत पर भी वो छूट नहीं पाएगा, चाहे कोई हो, किसी भी कीमत पर वो छूटने वाला नहीं है। लेकिन ऑडियो की सत्यता, ऑडियो में तो बहुत सारी बातें उन्होंने करी है। एक में वो ऑडियो में ये भी कहते हैं कि मैं पार्टी का अध्यक्ष बनने वाला हूँ, जो हमारे महेंद्र जी बैठे हैं यहाँ पर, वो ये भी कह रहे थे। अब पता नहीं, आप सब लोगों ने भी सुना होगा, उन्होंने अन्य बातें भी बहुत सारी की गई हैं। आज ऑडियो में वो एक नाम ले रहे हैं, कल को किसका नाम लेंगे। तो इसलिए सारी सत्यता, सारी जो जांच परख है, एफएसएल है, उसका करवाने के बाद हमने कहा है कि हम किसी भी कीमत पर अगर कोई दोषी होगा तो बिल्कुल छूटने वाला नहीं है। लेकिन हाँ, ये जरूर ऐसी बात है कि इसमें एक दो ऑडियो पर बात होती है, ऑडियो के पास बात होने के बाद सीधे प्रेस कॉन्फ्रेंस देहरादून में नहीं होती है जी, देहरादून से सीधे दिल्ली होती है प्रेस कॉन्फ्रेंस। समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर एक ऑडियो के आधार पर इतना बड़ा बवंडर राज्य के अंदर किया जा रहा है। हम भी राज्य के अंदर काम करते हैं, हमने भी ईमानदारी से काम किया है, और कोई भी अगर किसी के पास भी कोई सबूत होगा तो मैं बिल्कुल आप सबके सामने स्पष्ट करना चाहता हूं, कोई छूटने वाला नहीं है। हाँ, अगर देखिए, हिंदुस्तान के अंदर उम्र कैद की सजा बहुत बड़ी सजा होती है, और किसी को उम्र कैद की सजा मिली हुई है, अगर कोई उसमें और होता, कोई और होता, तो वो ऐसा नहीं हो सकता है कि वो उसका नाम नहीं बताते, उसका नाम जरूर बताते। और एक ऑडियो में वो आपस में बात करते हुए यह भी कह रहे हैं, एक में कह रहे हैं कि इसकी हत्या हुई है, बेटी के बारे में कहते हैं कि हत्या हुई है, और दूसरे में कहते हैं कि इसने आत्महत्या कर ली। अब इनकी कौन सी बातों को सच माना जाए? मैं तो आप ही लोगों से पूछता हूँ, भाई आप ही लोगों में से कोई अगर किसी का कोई प्रश्न हो इस बारे में, तो एक में कहते हैं कि हत्या हुई है और दूसरे में खुद ही कहते हैं कि इसने आत्महत्या कर ली। अगर हम इनकी आत्महत्या की बात मान लें तो कहीं ऐसा तो नहीं कि न्यायालय में जाके इससे उनको इसका कहीं ना कहीं इस रूप में भी कोई जो है कोई षड्यंत्र तो नहीं चल रहा? इतनी बड़ी सजा हो चुकी है, हम हर जांच के लिए तैयार। हमने कब मना किया कि हम कोई जांच नहीं करवाएंगे? सर एक सवाल ये भी है कि जो आप देख रहे हैं कि लोग सड़कों पर हैं, विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, और अब धीमे ही सही लेकिन बीजेपी के संगठन में भी आवाज उठ रही है कि जन भावनाओं का ख्याल रखना चाहिए। लोग सोशल मीडिया पर भी, अगर आप ही का नाम आ जाएगा तो क्या करेंगे कल? जन भावनाओं नहीं, पहले मुझे आप बताइए, आपका नाम आ जाएगा तो क्या करेंगे? अगर आपका नाम कह दे वो ऑडियो वाला, तो क्या करेंगे बताइए पहले मुझे। नहीं, इस विरोध को नहीं, अभी इस देखिए, विरोध है। हम लोगों ने कहा है कि हम कोई चीज हम जांच करवा रहे हैं, एफएसएल के लिए बुला रहे हैं, अगर उनके पास सत्यता है, कोई बात है, तो भाई वो भाग रहे हैं ना, उनको हम ढूंढ रहे हैं। आपको पता है वो कहाँ हैं? आप ला दीजिए ना भाई साहब, प्लीज आप हमारी मदद कर दीजिए ना, राज्य की मदद कर दीजिए, प्रशासन की। क्या उनके पीछे कोई ऐसे लोग हैं जो पार्टी के अंदर है, या उन्हें कौन बैकअप कर रहा है? इनका हौसला कैसे आ गया? अब देखिए, ये तो सब जांच में ही स्पष्ट होगा, लेकिन हमारा तो ये कहना है कि भाई उनको आना चाहिए, उनको बिल्कुल इसके कारण से राज्य के अंदर इस प्रकार का माहौल बना है, तो उनको आकर इसका जवाब देना चाहिए, उनको बताना चाहिए कि आखिर किस आधार पर उन्होंने कहा है। और जो भी होगा, चूंकि जांच चल रही है, तो देखिए बहुत दिनों तक ये मामला, ये जो धुंध लगी है, ये धुंध छटेगी, और धुंध छटने के बाद निश्चित रूप से बादल हटेंगे, कोहरा छटेगा और सूरज निकलेगा, साफ सफाई होगा। आप कोई संस्तुति करने जा रहे हैं या एसआईटी पर ही आप लोग अभी वो रहेंगे? ये बात तो मैं सबसे लास्ट में बताऊंगा आप लोगों का। और कोई प्रश्न हो तो पहले पूछ लीजिए। धामी जी सर, हाँ, धामी जी मेरा सवाल है
गांव के विकास को लेकर योजना के बारे में बखान किया आपने, आपको लगता है 11 साल सरकार को लाने क्यों लगा दी? बहुत पहले बात चाहिए विकास को लागू। अध्यक्ष जी से मेरा ये सवाल था कि कुछ पार्टी के आपके नेता जो आपका ऑफिशियल स्टैंड है उससे अलग होके बात कर रहे हैं, तो उन पे कोई आप कार्रवाई करेंगे क्या? देखिए, वो हमारा इंटरनल मामला है, वो बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन जो एक बड़ी बात है वो ये है कि हमारे राज्य के अंदर जो भ्रम की स्थिति बनी है, जो उनके परिवार को कष्ट हुआ है और जो परिवार की बेटी गई है, हम सबका परिवार है, पूरा राज्य है। मैं तो ये कहता हूँ कि अभी आपने भी कहा, जैसे आपको भी भाई साहब कुछ पता हो तो उनके बारे में बताइए, जरूर हम जो है इस पर करेंगे जांच। बिल्कुल जो है, मैं बहुत संवेदनशीलता से बोल रहा हूँ, बहुत जिम्मेदारी से बोल रहा हूँ। हम किसी जांच से कहीं जाने वाले नहीं है। हमें जो जांच की आवश्यकता पड़ेगी हम वो सब जांच करवाने को तैयार है। आपको पता है, पिछली बार छात्रों का मामला आया था, तो छात्रों के मामले में हमें लगा कि भाई 8 दिन हो गए, 10 दिन हो गए, और सच में छात्रों को लग रहा था कि कोई इसमें गड़बड़ है, क्या है। तो हम गए, उन्होंने कहा कि भाई यहाँ पेपर आ गया, बाहर आ गया। एक बात थी, तो उसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए, तो हमने सीबीआई जांच की संस्तुति करी और उसके बाद पूरी कमेटी बैठा ली। कमेटी बैठाने के बाद हमने उस परीक्षा को भंग भी कर दिया। इसमें भी अब जिन्होंने शिकायत करी है, उस अगर वो उनकी मनसा अगर साफ है, वो न्याय दिलाना चाहते हैं, हम भी न्याय दिलाना चाहते हैं। हमारी बेटी है, हमने न्याय के लिए ही उसके लिए इतना संघर्ष किया कि एक दिन भी आरोपी तीनों के तीनों जेल से बाहर नहीं आ पाए, एक दिन भी जेल से बाहर नहीं आए। उम्र कैद की सजा हो रही है। अगर मान लिया जाए कि यहाँ पर महेंद्र भट्ट जी हैं, ये हमारे महामंत्री हैं, अगर ये किसी आरोप में दोषी होंगे और जेल ये चले जाएं, प्रभारी जी हमारे, बताइए मुझे, तो अगर ये जेल जा रहे होंगे, सजा हो रही होगी, तो क्या इनका नाम नहीं बताएंगे? उन तीनों ने नाम बताना चाहिए था। लेकिन उसके बावजूद भी ये प्रकरण आया है, बहुत गंभीर प्रकरण है। मुझे लगता है कि आप लोगों को क्या ये नहीं लगता कि भाई एक नाम बोल दिया ऑडियो से, ऐसा ही ऑडियो पेपर लीक के मामले में भी हुआ था। अब हमें तो ये लग रहा है कि ये कोई क्या है कि पेपर लीक में भी इसी प्रकार का ऑडियो बनाया जाता है, उसके बाद हंगामा किया जाता है। इसके बाद जो है कुछ लोग, कहीं ऐसा तो नहीं कि बेटी अंकिता को बार बार उसकी आत्मा को इस तरह से करके राज्य के अंदर एक माहौल खराब करके अपनी राजनीतिक जमीन तलाश रहे हैं। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जो है वो उसको आगे, अरे भाई राजनीति करने के और बहुत सारे रास्ते हैं। हम लोग राजनीति करने के लिए उत्तराखंड की जनता के विश्वास के लिए काम कर रहे हैं, उत्तराखंड की जनता के लिए काम कर रहे हैं। आप अच्छे मुद्दे लाइए और इस मुद्दे पर हमारा बिल्कुल स्टैंड क्लियर है, हम हर जांच के लिए तैयार है। आपको कोई षड्यंत्र कर रहा है? बोलने दो यार सीएम साहब। नहीं, आप एक मिनट, एक एक करके मैं सबसे बोल रहा हूं, मैं तो खुद ही आपसे पूछता हूँ। आप बताइए, आपको लग नहीं रहा है कि षड्यंत्र है? अगर ये मोबाइल बंद करके जाना, एक ऑडियो रिलीज करके, एक ऑडियो रिलीज होता है, उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ नहीं होती है, प्रेस कॉन्फ्रेंस दिल्ली में होती है, और हमारे जो प्रभारी जी का नाम लिया गया, प्रभारी जी ने अपने, आप लोग भी सोशल मीडिया देखते हैं, पुलिस ने भी वेरीफाई कर लिया, सारे अकाउंट ट्विटर सब देख लिया उनके। वो पिछले उस दिन 10 तारीख से लेकर 20 तारीख के बीच में उत्तराखंड में उनका आना ही नहीं हुआ कभी। ये तो आप लोगों ने भी सारा रिकॉर्ड देख लिया होगा, उनकी जो पुरानी फेसबुक इत्यादि देख लेंगे तो उसमें आ जाएगा सारा। अब आप स्वयं अंदाजा लगाइए, अगर उनके पास कुछ है तो भागे क्यों हैं? चलिए, क्या हम सुरेश राठौर और दुष्यंत गौतम की व्यक्तिगत लड़ाई का परिणाम है क्या ये? देखिए, वही उसी के लिए तो हम लोग जांच कर रहे हैं कि आखिर उन्होंने बोला है तो क्यों बोला है। वो आए और वो बोले और उनको जवाब तो देना पड़ेगा। वो उनके घर में भी हम लोग गए हैं, पुलिस गई है, प्रशासन के लोग गए हैं, रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं। हम लोग अनेक माध्यमों से उनसे संपर्क करने का प्रयास कर रहे हैं कि सुरेश जी आइए और बताइए भाई, कुछ आपने, इतनी बड़ी बात हो गई है, इतने लोगों के मन में शंका पैदा हो गई है, राज्य के अंदर लोग जो है अविश्वास की स्थिति से गुजर रहे हैं। आए आप, मैं तो उनसे निवेदन कर रहा हूँ कि वो आए, कोई सबूत दें, और मैं बिल्कुल गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि कोई किसी में बचने वाला नहीं है। जो प्रदेश में सरकार की तरफ से क्या ऐसे लोगों को हम अपील करेंगे कि ऐसे संवेदनशील मुद्दे पर सियासत न करके एक संतुलन बनाए, ताकि मैंने कहा कि देखिए, जिन लोगों को जनता बार बार बाहर का रास्ता दिखा रही है, वो बेटी अंकिता को अपना हथियार न बनाए।
बेटी अंकिता के हत्यारों को, उनके आरोपियों को, उनको अपराधियों को सजा देने का काम सरकार का है। और हम प्रतिबद्ध होकर, संकल्प होके ये कहना चाहते हैं कि कोई नहीं छूटने वाला है। जिसने भी जो है न पहले छूटे हैं, न कहीं किसी का नाम आएगा तो कोई छूटेगा। कोई वीआईपी नहीं है, एसआईटी भी ये कह रही है कि कोई वीआईपी नहीं है। संदेह की स्थिति में गिरफ्तारी हो जाती है। लेकिन ये जो पूर्व विधायक का बयान है, जो रिकॉर्डिंग आई है, वो आपके परिवार के बीच से आई है। भारतीय जनता पार्टी के वो पूर्व विधायक रहे, संदेह इसलिए ज्यादा होता है शायद वो उस स्थिति को जानते हों। नहीं, देखिए ऐसा है, एक तो मैं आपको बताऊं कि वो हमारी पार्टी में थे, लेकिन पिछले 1 साल 1.5 साल पहले, साल भर हो गया, 1 साल से ज्यादा समय लगभग हो गया है कि वो पार्टी में नहीं है। पार्टी ने उनको जो भी ये प्रकरण हुए, इन्हीं सब प्रकरणों के कारण से पार्टी से निष्कासित किया था। और देखिए, अगर उनके पास सच में ये बात भ्रम की बनी तो उनको आना चाहिए सामने। वो जिम्मेदार व्यक्ति हैं, वो आकर उनको बताना चाहिए, नहीं मैं पूछना, मैं तो, आप लोग प्रश्न करिए, नहीं तो फिर मैं भी कुछ प्रश्न कर लेता हूं आप लोगों से, अगर आप लोग नहीं कर रहे हैं तो। नहीं पूछे, जिसको जितना कड़वा प्रश्न पूछना उतना पूछ ले, लेकिन पूछना अच्छे से। आपकी तरफ सरकार की ने ये कहा कि वीआईपी नहीं है, आपकी एसआईटी जिन्होंने जांच की थी उन्होंने भी कहा वीआईपी नहीं है, संगठन की तरफ से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है ये कहा जा रहा है वीआईपी नहीं है। अंकिता भंडारी के संबंध में एक आदमी बताइए, इस पूरे सभी पत्र, अरे तुम्हारा सवाल मैंने ले लिया, चलो ले लिया भाई, ले लिया। अब जो आगे आप आगे बोल रहे हैं, मैं आगे आप जो आगे बोलने वाले हैं, मैं उसका जवाब भी दे दूंगा। अगर मैं यहाँ आया हूँ तो मैं जानता हूँ कि आप क्या पूछने वाले हैं उससे आगे। और मैं सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखता हूँ, सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस में सबसे ज्यादा प्रश्न पूछने वाले आप ही होंगे। ठीक है मेरे दोस्त, बहुत बधाई। अब देखिए, ऐसा आपके जितने, नहीं रुक जाइए, मैं पूछूंगा ना, सबके जवाब दूंगा भाई। अब अरे यार आप पूछो, चलो रुको। आज तक अब तक की जितनी प्रेस कॉन्फ्रेंसों में आपको जो जवाब नहीं मिले, आज मैं सारे जवाब देने के लिए ही यहाँ आपके बीच में आया हूँ। जो भी कमी पेशी आज मैं सबका, अरे मैं आप ही का जवाब दे रहा हूँ, तुम्हारा दे रहा हूँ। तुम बहुत अच्छे लड़के हो, मैं बहुत पहले से जानता हूँ तुम्हें। देखो भैया, देखो आपके सारे सवालों के जवाब ये पहले दिन से, जब से लिखा गया जो केस डायरी है, उस केस डायरी में ये जो आपने कहा ना, इसके सारे जवाब हाईकोर्ट में लगे हैं। और हाईकोर्ट ने, और उन्होंने, एसआईटी ने सारी चीजें हाईकोर्ट में जमा करी, उसके बाद ही इसका निर्णय आया। हो गया। नहीं, अभी पहले प्रश्न पूछो ना सब लोग। दे दिया, जवाब दे दिया। अब ये कल ये मत चला देना कि जवाब नहीं दिया, फिर दे दिया। आपने कहा कड़वा सवाल, तो एक कड़वा सवाल ये है, क्या 2027 चुनाव के पहले आपकी पार्टी के कुछ लोग आपके करते हैं, किसी कॉन्स्पिरेसी करके तिवारी के आगे बैठ की योजना का नाम बता रहे हैं। नहीं, आपने पार्टी के अंदर कोई कॉन्स्पिरेसी चल रही है आपके खिलाफ, तो नहीं चाहते 27 नहीं, हमारी पार्टी में कॉन्स्पिरेसी जैसी कोई चीज नहीं है। देखिए, मैं तो लगातार पिछले 4 वर्षों से भी अधिक समय से इस दायित्व में काम कर रहा हूँ। सभी के सहयोग से काम कर रहा हूँ, पार्टी हाईकमान का भी, हमारे वरिष्ठ लोगों का भी, सभी पार्टी कार्यकर्ताओं का साथ है। और ये हर पार्टी में होता है, थोड़ा बहुत ऐसी चीजें चलती है, कोई ऐसा विशेष नहीं। अभी लंबी रेट रहेगा। अब चलिए आपके, हाँ, अब लास्ट प्रश्न पूछिए। आपका मैं अलग से दूंगा, आप अलग से। अब लास्ट बात, अब हो गया, बस चलिए, हो गया। हाँ बोले, चलिए एक लास्ट। भारती जी तो अलग से पूछ लेती हैं मुझसे। राठौर और उर्मिला राठौर के चर्चे चल रहे हैं, पुलिस को दोनों को पकड़ने में इतना समय क्यों लग रहा है? क्यों आप उन्हें ये समय दे रहे हैं कि आप स्वेच्छा से आइए और हमें सबूत दीजिए, जबकि आप खुद कह रहे हैं कि माहौल प्रदेश का खराब हो रहा है? आपको तो उन्हें लेके आ जाना चाहिए था। क्या हम ये समझे कि
सब मामलों में प्रक्रिया ऐसे ही रहेगी कानून की जैसे तय रखी गई है। आपको जानकारी है उनके बारे में, कहाँ है करके? सर मैं कानून रहा हूँ, मैं जब तो आप भी मदद करिए ना हमारी। हम तो पकड़ ही रहे हैं उनको, हम पकड़ ही रहे हैं उनको। जब आप हमसे ये कहेंगे आप फिर हम क्या नहीं, आप बताइए ना, पुलिस ढूंढ रही है ना, आपको पता है रोज उनके घर में नोटिस दे रही है, जगह जगह छापेमारी हो रही है, जगह जगह जा रही है, देश के अंदर उनके मोबाइल लोकेशन निकाली जा रही हैं। तो कहीं आपको भी जरूर हो तो फिर बता दीजिए। तभी तो कह रहा हूँ, आप भी बता दीजिए कुछ हो तो। ये तिवारी की सवाल पे आगे ये इसलिए भी सवाल सीबीआई जांच को खोल दीजिए। ये इसलिए भी उठ रहा है सर मामला क्योंकि हम देख रहे हैं पिछले 3-4 महीने से सरकार अभी तक सब कुछ सही चल रहा था, 3-4 महीने से अचानक से माहौल बनाया जा रहा है, अलग अलग मुद्दों को बहुत तेजी से उठाया जा रहा है। तो देखिए, सरकार के बहुत सारे कार्यक्रम चल रहे हैं। अभी एक बहुत अच्छा कार्यक्रम जो हमारे सीमांत क्षेत्रों में रहने वाले, दूर दराज गांवों में रहने वाले गरीब जनता, उनके बीच में जन जन की सरकार, जन जन के द्वार, ये कार्यक्रम चल रहा है। और इस कार्यक्रम में लगभग 1.5 लाख के लगभग लोगों ने अभी तक प्रतिभाग कर लिया है। अनेक लोगों को उनके गांव के पास में, घर के पास में, जिनको अपने काम करवाने के लिए मुख्यालय आना पड़ता था, जिला मुख्यालय जाना पड़ता था, कई धनराशि खर्च करनी पड़ती थी, साधन लगाने पड़ते थे, उन सब के घरों के पास जाकर काम हो रहा है। और बहुत उत्साह इस कार्यक्रम को लेकर लोगों का है। तो बहुत विकास के काम भी हुए हैं। आज राज्य हमारा नवाचार के मामले हों, ऐतिहासिक निर्णय लेने हों, विकास के प्रकरण हों, आज देश के प्रमुख राज्यों में हमारी गिनती हो रही है। बहुत सारे क्षेत्रों में हम पहले नंबर पर हैं। और जो हमारे प्रतिपक्ष के हमारे मित्र हैं, उनको ये सहन नहीं हो पा रहा है। उनको पता है कि जनता का विश्वास उनके साथ नहीं है, तो इसलिए इस प्रकार के कुचक्र, इस प्रकार के षड्यंत्र करने का लगातार वो इसके लिए काम कर रहे हैं। तो जनता सब जानती है, फैब्रिकेटेड माहौल ज्यादा दिन नहीं चलने वाला है। हाँ, मैं अब चूंकि आप लोगों ने, सब लोगों ने सारे प्रश्न कर लिए हैं, मैं इतना कहना चाहता हूं, क्योंकि इस पूरे प्रकरण में राज्य की जनता को भी कहीं न कहीं सबने संवेदनशीलता के साथ इस मुद्दे पर विशेष रूप से अपनी भागीदारी भी की है, अपना मत भी दिया है। लेकिन सबसे ज्यादा प्रभावित उनके माता पिता, परिवार के लोग उनके हुए हैं। मैं राज्य के मुख्य सेवक के रूप में उनकी मां से, उनके पिता से बात करूंगा। बात करने के बाद कानूनी रूप से सभी चीजों का अध्ययन करने के बाद उनका जो भी हमारे लिए, जो भी वो अपनी बेटी के न्याय के लिए चाहते होंगे, हम उसको आगे बढ़ाएंगे।